नमस्कार आप सभी के लिए। तो आज के एडिटोरियल में हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं कि हमारी जो साइंस की टीचिंग है और जो उसका महत्व है, या कहना चाहिए उसकी जो चेतना है लोगों में किस लेवल पे है, या उस चीज़ को लोग क्या उसको जो पढ़ते हैं उसको समझ भी पाते हैं कि नहीं। अगर सिंपल वर्डों में ये कहा जाए कि उस चीज़ को लोग जो साइंस को पढ़ते हैं उसको क्या वाकई समझ भी पाते हैं कि नहीं, या सिर्फ वो एक बिलीफ सिस्टम के आधार पर ही उनके माइंड में बना रहता है कि भाई ये सिर्फ होता है और उनके सामने कोई एविडेंस नहीं होता। तो इस पूरे के पूरे एडिटोरियल में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और कैसे ये वर्तमान परिस्थितियों से लिंक होता है। वर्तमान परिस्थितियों में ऐसी कमियां दिखाई देती हैं साइंस की टीचिंग का ना होना, या साइंस की टीचिंग की भी है लेकिन उस चेतना का ना होना, उस एविडेंस का ना होना, या उस एविडेंस रूप पढ़ाई का ना होना वर्तमान परिस्थितियों में हमारे यहाँ दिखाई देता है। तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल इन सब चीज़ों पर बेस्ड है। लिखा किसने है? ये कृष्णा कुमार जी ने लिखा है। और इस एडिटोरियल को हम एक कॉम्प्रिहेंसिव की तरीके से लेकर पढ़ेंगे, ना कि किसी और तरीके से। तो ये आपका कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह लें, और आपके साथ ही साथ उससे आपका क्या होगा, एक नई नई चीज़ें, नए नए विचार भी आपको मिलेंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगर आप हमें सपोर्ट भी करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन की लिंक को फॉलो कर सकते हैं। और अंत तक बने रहिए, पेशेंस का काम है पढ़ाई। आप अगर मनोरंजन ढूंढ रहे हैं तो जाइए फिर कोई गाना सुन लीजिए अच्छा सा जो आप पसंद करते हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ और क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्पीडिंग ऑटो रिक्शा ड्राइवर वंस टोल्ड मी दैट स्लोइंग डाउन माइट नॉट बी वेरी यूजफुल टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पर जो हमारे लेखक हैं या जो राइटर हैं कृष्णा कुमार, उन्होंने ये कहा कि एक स्पीडिंग ड्राइवर मतलब एक ऑटो रिक्शा में ये बैठे, उस ऑटो रिक्शा ने इनसे ये कहा कि कभी भी स्पीड को कम करना ये तय नहीं करता है कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। जब ये क्या कर रहे थे, ऑटो रिक्शा में यात्रा कर रहे थे, मतलब उस ऑटो रिक्शा से इन्होंने कहा कि भाई स्पीड डाउन कर लो। तो उसका तर्क था कि मेरे स्पीड डाउन करने से अगर एक्सीडेंट होना होगा तो वो रुक नहीं जाएगा, उसका ये कहना था। He was responding to my unease sitting behind him, feeling helpless about the consequences I might have to face on account of his reckless maneuvers. Reckless maneuvers मतलब वो होता है ना, स्टंट टाइप का करते हैं, तो वो स्टंट कर रहा था। उससे क्या इनको अनईज फील हो रहा था, ये पीछे बैठे थे। तो इन्होंने उससे कहा कि भाई आप स्पीड कम करो, स्पेशली एट टर्न एंड राउंड बाउंड। और स्पेशली वो मैनूवर कहाँ कर रहा था, जब वो राउंड कर रहा था या टर्न ले रहा था कहीं पर, तब। ही एग्री टू स्लो डाउन बिकॉज आई आस्क हिम टू, बट ही वॉज नॉट कन्विंस्ड दैट इट वुड हेल्प अवॉइड एन एक्सीडेंट। तो वहाँ पर उसने स्लो डाउन तो कर लिया इनके कहने पर, लेकिन वो इस बात से सहमत नहीं था कि स्पीड के स्लो करने से एक्सीडेंट नहीं होगा। आई वॉज इंट्रीग्ड टू हियर दिस व्यू एट आस्क हिम टू एलोबरेट। तो इन्होंने फिर क्या कहा कि भाई आप एलोबरेट करो या आप उसको एक्सप्लेन करो क्यों आप ऐसा कह रहे हो। ही सेड दैट इफ अनदर व्हीकल वाज गोइंग टू कोलाइड विथ हिम इन कमिंग फ्यू मिनट, स्पीडिंग माइट सेव यू फ्रॉम दैट कोलिजन। तो यहाँ पर इसका ये कहना था कि अगर कोई तेज़ी से आता हुआ कोई दूसरा वाहन है वो ही इसके रिक्शा में टकरा जाए तो स्पीड फिर वहाँ पर क्या काम करेगी, क्योंकि वो सामने वाले की स्पीड से ये निर्धारण होगा कि भाई इसका कोलिजन हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही कम मतलब माइट लगे, शायद ही वो सेव कर पाए कोलिजन को। द कोलिजन इटसेल्फ वाज अ मैटर ऑफ डेस्टिनी नॉट चांस। तो यहाँ पर उसने ये कहा कि जो कोलिजन है वो मैटर ऑफ डेस्टिनी है, मतलब डेस्टिनी मतलब होता है नसीब, कि नसीब में ही जो है तो वो उसका था, न कि इस बात का कि बाई चांस हो गया। फॉर हिम एंड हिज लॉजिक वाज बेस्ड ऑन द परसेप्शन। और उसका ये परसेप्शन ही इस हिसाब से था कि ये एक नसीब वाली बात है, अगर होना होगा तो वो डेस्टिनी ही है। डेस्टिनी मतलब जो होना, नियत है वही होना है, तो आप उसे रोक नहीं सकते। ही वॉन्टेड टू परस्यूड मी टू रियलाइज दैट द एक्सीडेंट इज समथिंग इनएविटेबल। तो वो हमारे जो राइटर हैं उनके लिए इस बात को समझाने में लगा था, या इस बात को परस्यूडेड मतलब राजी करने में लगा था कि आप इस बात पर विश्वास करो
कि वो अनिवार्य, इनएविटेबल मतलब वो अनिवार्य ही था, समथिंग जो अनिवार्य है वही था एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट होना ही था इसलिए हुआ। When it is happen, it will happen, जब इसे होना होगा तो वो होगा ही। Therefore, slowing down might invite it as much as speeding would। तो यहाँ पर उसका जो कथन था उससे यही सार निकला कि जो स्लोइंग डाउन जो हुआ, मतलब आपने स्पीड कम की, तब भी चांसेस जो हैं एक्सीडेंट के उतने ही होंगे जितने आप स्पीड तेज चला रहे हो उसमें है। इन एकेडमिक पार्लेंस दिस काइंड ऑफ लॉजिक हैज़ लॉन्ग बीन रिगार्डेड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ फेटलिज्म। तो यहाँ फेटलिज्म मतलब नसीबवाद, नसीबवाद मतलब कि जो नसीब में है वो होगा ही। तो जो एकेडमिक पार्लेंस में है, ठीक है, उसमें भी अगर इस प्रकार का लॉजिक दिखाई देता है। दिस लेवल डज नॉट अलाउ नॉनसेंस to be recognized in what is broad framework for making sense of human life and its encounter with sudden change, especially tragedies। तो यहाँ पर न्यूआंसेस मतलब होती हैं बारीकियाँ, ठीक है। तो इस प्रकार की जो बारीकियाँ हैं डज नॉट अलाउ, इस प्रकार की मतलब वो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं जब किसी प्रकार की आपदा आए या जो भी ट्रेजिडी जब लोगों के सामने आए कि लाइफ थ्रेटनिंग ट्रेजिडी हो, या तो उस समय ये चीज़ें दिखाई नहीं देती। रिकॉलिंग दिस ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स लॉजिक हैज़ हेल्प मी टू मेक सेंस ऑफ आर्गुमेंट गिवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीज सच एज मलेरिया एंड टाइफाइड। तो जो तर्क ऑटो रिक्शा वाले ने जो फेटलिज्म या नसीबवाद का दिया था, वही लेखक ये बोल रहे हैं कि जब मलेरिया और टाइफाइड नाम की ट्रेजिडी आई थी, जैसे कि वर्तमान में कोरोना आया है, तो उस समय भी ये आर्गुमेंट उन्हें, उस ऑटो रिक्शा वाले आर्गुमेंट ने ये मतलब समझने में हेल्प किया कि कैसे लोग उसी चीज़ को लेकर किसी भी ट्रेजिडी में अपनी मेंटलिटी बना के रखते हैं। रिकॉलिंग, हाँ, तो क्या व्हेन इट कम टू मलेरिया वेदर यू गेट इट और नॉट डिपेंड ऑन योर एबिलिटी टू अवॉइड become bitten by mosquito। Of course not every mosquito and not every bite can cause malaria, but avoiding the proliferation of mosquitoes does prevent the chance of being infected by the parasite that cause malaria। तो यहाँ पर ये है कि जब मलेरिया आया तो उसमें चाहे आप क्या हो, इन्फेक्टेड हुए हो या ना हुए हो, ठीक है, ये डिपेंड करता था किस एबिलिटी पर, कि आप किस हिसाब से उस मॉस्किटो को, जो कि एक कारण था मलेरिया होने का, और जबकि हर एक मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता, लेकिन वो जो भी था, क्या करो कि आप अवॉइड करो किस चीज़ को, जो उसका प्रोलिफिकेशन मतलब प्रसार है, मतलब जो मच्छरों का बढ़ना है, अगर आप उसको रोक देते हो तो आप उस चांसेस को कम कर देते हो कि आप इन्फेक्टेड होगे मलेरिया वाले। Carried by mosquito, malaria mosquito breed in stagnant water and that is where the imperative of avoidance begin। तो यहाँ पर जो, जैसे कि आपका मतलब आपको मालूम है कि जहाँ भी पानी रुका रहता है वहाँ पर मलेरिया का मच्छर होता है, तो वहीं से ही आपका क्या होगा कि आप अपनी शुरुआत कर सकते हो कि आप प्रिवेंशन उसको अवॉइड करने की लिए आप भरसक प्रयास करो। लॉजिक ऑफ द अवॉइडेंस फॉर मैनी डिकेड नाउ स्कूल चिल्ड्रन हैव स्कोर्ड mark by giving correct answers to the question how can mosquito be stopped from breeding in our neighborhood। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा सिस्टम है, जो स्कूलिंग है, वहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं वो कई सालों से इस क्वेश्चन का आंसर देते आ रहे हैं कि हम मलेरिया के जो मच्छर हैं उनकी जो ब्रीडिंग है, जो हमारे आसपास कहीं ना कहीं हो जाती है, हम उनको कैसे स्टॉप करें। इट इज़ द रेयर स्कूल दैट गिव चिल्ड्रन टू टास्क गोइंग अराउंड noticing stagnant puddles formed during the rainy season containing visible mosquito to larvae। तो यहाँ पर बहुत ही कम ऐसे स्कूल होंगे जो, ये तो ठीक है क्वेश्चन लिखवा देते हैं, लेकिन बच्चों से ये कहें कि आप जाइए बरसात के सीज़न में जाइए, जहाँ पर भी रुका हुआ जो पानी है वहाँ पर मच्छरों को देखिए और उस मच्छर में मलेरिया वाला मच्छर कौन सा है उसके लिए देखिए। द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लाइन ऑफ एक्शन इज टू स्प्रेड केरोसिन स्टेगनेंट वाटर। और जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है तो एक्शन के तौर पर वो ये बोलते हैं कि आप केरोसिन का तेल वहाँ पर डाल दीजिए, जिससे क्या हो, मच्छर
ख़त्म हो जाएंगे। दैट इज़ वाज म्यूनिसिपैलिटी वर्कर सपोजिटली डू एंड दैट इज़ वाट इज़ टॉट इन द लेसन ऑन द सर्विस दैट म्यूनिसिपल प्रोवाइड। तो यहाँ पर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले होते हैं, नगर पालिका वाले लोग होते हैं या नगर निगम वाले लोग होते हैं, उनको ये बताया जाता है कि जहाँ पर भी पानी भरा है वहाँ पर आप क्या करो, केरोसिन डाल दो बरसात के सीजन में। As the pedagogy's calendar goes, once lesson has been delivered and the test based on its taken, there is no reasons to recall its content in the latter part of the year except for the final examination। और एक बार बच्चे ने साइंस के इस प्रकार के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए और उसका टेस्ट हो गया साल भर में एक बार, फिर वो बच्चा बाकी रिमेनिंग साल उस कॉन्टेक्स्ट को ना तो पढ़ेगा न छेड़ेगा, और वो जब फाइनल एग्जाम होते हैं सिर्फ तभी वो पढ़ता है, उसके बाद बीच में नहीं पढ़ता। सो इफ़ मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया परसिस्ट ड्यूरिंग द लॉन्ग autumn and winter month, it is unlikely that teacher will relate them to lesson taught earlier on mosquito prevention। तो यहाँ पर अगर मान लो बरसात के सीजन में ना होकर किसी दूसरे सीजन में भी अगर मलेरिया और डेंगू का मच्छर पाया जाता है तो जो टीचर है वो अनलाइकली, मतलब बहुत ही कम ऐसा देखा गया है कि टीचर उसको रिलेट कर पाए कि भाई अब मॉस्किटो को आपको क्या करना है, प्रिवेंशन करना है। मतलब सीधी सी बात, साल भर बच्चे भूले रहते हैं और जब एग्जाम आता है तो उसमें लिख देते हैं, प्रैक्टिकली नॉलेज उनको नहीं है। दस वाइल मॉस्किटो आर अवॉइडेबल द डिसीज दे कॉज टेक ऑन द इनएविटेबल कैरेक्टर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द इनएविलेबिलिटी दैट my auto rickshaw driver was associated with an impending accident। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो मलेरिया वाली जो चीज़ है, अगर हम मच्छरों को अलग कर देते तो मलेरिया को हम अवॉइड कर देंगे, लेकिन हाँ ये उस ऑटो रिक्शा वाले आर्गूमेंट, और ऑटो रिक्शा वाले ने जो आर्गूमेंट दिया था फेटलिज्म या नसीब बात का, उससे अगर एसोसिएटेड करें तो बिल्कुल अलग दिखाई देता है। बिफोर द एडवेंट ऑफ एंटीबायोटिक, टाइफाइड फीवर एंड जॉन्डिस वर द लाइफ थ्रेटनिंग। तो जब एंटीबायोटिक का उदय नहीं हुआ था या एडवेंट मतलब शुरुआत ही हुई थी, आगमन हुआ था, उस समय जो जॉन्डिस हुआ, टाइफाइड हुआ, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ थी एंड स्पेशली इन द केस ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के केस में तो ये बहुत ज़्यादा होती थी। डॉक्टर न्यू दैट इट वाज पॉसिबल टू प्रिवेंट बोथ दीज डिसीज अवॉइडिंग कंटेमिनेटेड वाटर। और डॉक्टर मतलब जानते थे कि इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि हम कंटेमिनेटेड वाटर ना पिएं, एंड दिस कुड बी डन बाय बॉइलिंग ड्रिंकिंग वाटर, बट मोर यूजुअली बॉइलिंग ऑफ वाटर ओनली स्टार्टेड आफ्टर समवन हैड बीन डायग्नोस्ड एज अ सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड और फ्रॉम जॉन्डिस। तो यहाँ पर हम प्रिवेंट कैसे कर सकते थे इन बीमारियों को कि हम साफ शुद्ध पानी पिएं, उसमें बॉइलिंग वाटर पिएं। लेकिन जनरली होता क्या था कि जब रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती थी तभी लोग उस चीज़ को फॉलो कर देते कि गर्म पानी पिएं या साफ़ पानी पिएं। इन एनी केस बॉइलिंग वाज कम्बरसम एंड एक्सपेंसिव। और किसी भी केस में हो, चाहे पहले से आप पी रहे हो चाहे बीमार होने के बाद आप पी रहे हो, दोनों ही केस में आपका जो वाटर को गर्म करना और फिर पीना, ये दोनों ही बहुत ही कम्बरसम मतलब थका देने वाली, और एक्सपेंसिव मतलब बड़ी एक्सपेंसिव मतलब पैसों वाली या महंगी चीज़ें हो जाती थी। अलॉन्ग विथ एंटीबायोटिक, वाटर प्यूरिफाइंग डिवाइसेस एंड वाटर वाटर हैव डिस्टेंस अस फ्रॉम द ग्रिम एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विथ वाटर बॉर्न डिसीज प्रेवलेंट बिफोर द 1970s। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ कि एंटीबायोटिक्स आई, बॉटल में एक साफ पानी मिलने लगा, वाटर प्यूरिफायर आए, तो इन्होंने हमें क्या किया कि जो वाटर एसोसिएट डिसीज़ थी उनसे दूर किया, जो कि प्रेवलेंट मतलब प्रबल थी। कब? 1970 से पहले पहले। कॉमन डायरिया इज स्टिल थ्रेट टू द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ बेबीज। इंस्टीड ऑफ प्रिवेंटिंग इट बाय एंश्योरिंग द सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर इन ऑल geographical location, India as a nation has ended up addressing the problem of drinking water by popularizing personalized device। तो यहाँ पर इंडिया ने बहुत कुछ हद तक इस चीज़ को कवर कर लिया है। कैसे कि प्यूरीफायर को बढ़ावा देकर और कई चीज़ों को बढ़ावा देकर। तो इंडिया ने क्या किया है,
बहुत हद तक इस चीज़ को, क्लीन वाटर को एंश्योर करने की कोशिश की है। अब बात आती है नो पब्लिक सिस्टम। द एब्सेंस ऑफ पब्लिक सिस्टम हैज़ प्रूव्ड कॉस्टली बोथ इन हेल्थ इन एजुकेशन। तो जो एब्सेंस ऑफ पब्लिक सिस्टम, अगर पब्लिक सिस्टम ना हो या सरकारी तंत्र ना हो तो वो बहुत ही कॉस्टली प्रूव होता है, चाहे आप एजुकेशन सिस्टम में देख लो चाहे हेल्थ सेक्टर में देख लो। द टीचिंग ऑफ साइंस फ्रॉम द प्राइमरी लेवल was major policy initiative taken in early decade of independence, through which the welfare state hoped to create a general awareness on crucial matter of disease prevention and health। तो यहाँ पर जो टीचिंग, साइंस की टीचिंग था वो कि आप शुरुआती स्तर में ही साइंस की टीचिंग करवा दो, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक इनिशिएटिव था। कब? जब इंडिपेंडेंस जो हुई थी उसके अर्ली डिकेड में, मतलब अर्ली डिकेड मतलब कौन सी, 1941 के समथिंग, विच इज़ द वेलफेयर स्टेट होप टू क्रिएट जनरल अवेयरनेस क्रूसिमर। और ये क्या था कि जो वेलफेयर स्टेट थी वो क्रिएट कर रही थी इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार के क्रूशियल मैटर में कि लोगों को इस चीज़ की जानकारी हो और एक प्राथमिक तौर पर लोगों को इसकी समझ हो कि डिसीज़ कैसे काम करती है, कैसे फैलती हैं और हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं। बट द टीचिंग ऑफ साइंस इज़ मोर देन टॉकिंग अबाउट साइंस। लेकिन जो टीचिंग ऑफ साइंस है वो साइंस के बारे में बोलती ज़्यादा है, बजाय इसके कि वो साइंस को समझे या समझाए। एंड टेलिंग द स्टूडेंट व्हाट ऑट टू बी डन, एंड टेलिंग स्टूडेंट व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए था, ये कहती है। In the case of boiling water, for example, it is hardly enough to say that high temperature kill microbe। तो यहाँ पर अगर आप नॉर्मल सी बात करें कि आप वाटर को क्या करते हो, बॉयल कर देते हो, तो उससे आप क्या क्लेम करते हो कि भाई माइक्रोब या जो भी उसमें बैक्टीरिया वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। लेकिन ये हार्डली कहना है, जब तक आपके पास प्रमाण ना हो। ये सिर्फ हम एक बिलीफ सिस्टम पर काम कर रहे हैं कि वो उसके माइक्रोब मर गए। टू अचीव द बिलीफ दैट इज एक्चुअली डज वन नीड टू सी माइक्रोब विथ वंस ओन आई। तो इन सब चीज़ों को अंगीकार करने के लिए या समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या कि हमें अपनी खुद की आंखों से ये देखना पड़ेगा कि उसमें कितने माइक्रोब्स थे, देन उसके बाद कितने माइक्रोब्स उबालने के बाद बचे हैं। फॉर एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन फेल्स टू प्रोवाइड देम दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे बच्चों को इस लेवल की जो एक्सपीरियंस है वो देने में क्या रहा है, अक्षम रहा है, ये समर्थ नहीं रहा। इवन एट द हायर सेकेंडरी लेवल, भले ही चाहे 12वीं लेवल की बात ही क्यों ना की जाए। द आइडिया दैट बॉइलिंग प्यूरिफायर वाटर रिमेन मैटर ऑफ गिविंग द करेक्ट आंसर इन द एग्जामिनेशन। लेकिन ये जो आंसर है बच्चे हमेशा एग्जामिनेशन में करेक्ट लिखते आए हैं और उससे नंबर भी लेते आए हैं, rather than the belief based on evidence seen throughout the microscope। बजाय इसके कि उन्होंने कभी इस चीज़ को समझा हो या अपनी खुद की आंखों से उसको फील किया हो। This can hardly be described as a failure of education because the seed of the capable public system was never sown and therefore we could hardly expect to harvest। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि भाई पब्लिक फेल्योर है हमारे एजुकेशन का, बिकॉज जो सीड हैं या जो बीज हैं हमारे कैपेबल पब्लिक सिस्टम के वो कभी भी दिखाई नहीं दिए। और जब वो सीड या बीज ही दिखाई नहीं दिए तो हम ये अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि हम एक अच्छी फसल काटेंगे। The novel coronavirus crisis has fully revealed the price that neglect of education and health has wreaked। तो यहाँ पर जो नोवल कोरोना वायरस है उसने हमारे दोनों ही, चाहे हमारे एजुकेशन सिस्टम हो और हेल्थ सिस्टम, दोनों को ही बिल्कुल निकाल के, जो उनकी कमियां हैं वो निकाल के सामने रख दी हैं। कोविड कंपल्सन्स। जस्ट दिस वीक आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू टॉक द सिटी बेस्ड रिक्शा पुलर who had booked a seat in a private bus which would take him to his native village in उत्तर प्रदेश। तो इन्होंने कुछ ही वीक पहले इन्हें एक रिक्शा वाले से बात करने का मौका मिला जो अपने गांव जा रहा था और उसने एक बस में सीट अपनी बुक की थी। When I asked him why he was going, he gave me a obvious, मतलब स्पष्ट आंसर I had expected, referring to the sheer inadequacy of income to sustain himself in the city। तो यहाँ पर
इन्होंने ये आंसर पूछा कि भाई आप घर क्यों जा रहे हो, और साथ ही साथ मान में ये अपेक्षा की कि ये कुछ इनकम के रिलेटेड कुछ आंसर देगा कि भाई इनकम नहीं है और ये सब चीज़ें नहीं है इसलिए मुझे गांव जाना पड़ रहा है। बट देन ही मेंशन्स अनदर रीज़न व्हाई he had to go urgently and this had to do with wedding in village। तो यहाँ पर लेकिन उसने कुछ अलग ही आंसर दिया। उसने कहा कि मेरे गांव में एक शादी है और जिसके कारण मुझे जाना पड़ रहा है। He had to attend it, he said, otherwise his relative would feel upset with him। और यहाँ पर उसने तर्क दिया कि अगर वो नहीं जाएगा तो जो उसके रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, वो बुरा मान जाएंगे। It did not help our conversation when I alluded to risk of him contracting the novel coronavirus while traveling in bus, later attending in wedding ceremony। तो यहाँ पर इनके जो कन्वर्सेशन ने उसको इस बात के लिए हेल्प नहीं किया कि जिस चीज़ के लिए संकेत दे रहे थे कि भाई आप वहाँ जा रहे हो, आप बस में जा रहे हो तो आपको क्या होगा, कोरोना वायरस होने का डर है। लेकिन वो इस चीज़ की कोई हेल्प नहीं मिली इन सब कन्वर्सेशन की। मतलब सीधी सी बात है, ये उसको कन्विंस नहीं कर पाए। ही वॉज नॉट पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन माई कंसर्न दैट ही मस्ट टेक एवरी precaution and especially make sure that he did not remove his mask during the journey and during the wedding ceremony। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि जितने भी नोवेल कोरोना वायरस, एक तो आप जाओ ही मत, आप जा रहे हो तो आप नोवेल कोरोना वायरस के जो कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल हैं उन्हें फॉलो करो कि आप मास्क लगाओ एंड ऑल दैट। लेकिन ये वो मतलब सीधी सी बात है, वो इंटरेस्टेड नहीं था जो भी राइटर है उनके कंसर्न को लेकर, और इवन वो इस चीज़ के लिए भी राजी नहीं था कि वो पूरी की पूरी यात्रा में कम से कम मास्क तो लगाए रहे। तो वो उसने एक प्रकार से इनके मतलब इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी या जो प्रोटोकॉल, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए कहा, उसने एक तरफ से निगलेक्ट कर दिया। His responses to my concern for his well-being reminded me of what the auto rickshaw driver had said many years ago, namely that the inevitable cannot be avoided। तो यहाँ पर एकदम से इन्हें उस ऑटो रिक्शा वाले की याद आई जिसने ये कहा था कि जो इनएविटेबल, जो मतलब होने वाला ही है, उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। इन दिस केस द इनएविटेबल वाज हार्डली अ मैटर ऑफ फेट। और इन दिस केस जो इनएविटेबल है वो हार्डली इस बात मतलब ये नसीब वाला प्रश्न नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर आप ना जाते तो आप मतलब नसीब को बदल भी सकते थे। तो ये मतलब ऑटो रिक्शा वाला तो बोल रहा था कि वो नसीब का प्रश्न है, लेकिन इस केस में ये नसीब वाला प्रश्न नहीं था। वो ऑटो रिक्शा वाला चाहता तो अपनी शादी में नहीं भी जा सकता था। इन फैक्ट इट इज़ अ वेडिंग दैट द इनएविटेबल एंड देयरफॉर अनअवॉइडेबल इवन इफ इट पोज टू रिस्क ऑफ गेटिंग सिक। तो यहाँ पर ये जो वेडिंग है वो क्या थी? दैट वाज इनएविटेबल, वो इनएविटेबल थी, देयरफॉर अनअवॉइडेबल, और उसके बाद क्या है? अनअवॉइडेबल है। इवन इफ, जबकि मतलब आपको रिस्क हो इन्फेक्टेड होने का या सिक होने का। माई इंटरलोक्यूटर मतलब इनके जो वार्ताकार हैं ऑल्सो शेयर्ड विथ मी द फीलिंग दैट द पेंडेमिक इज मेनली इन द बिग सिटी एंड दैट विलेज आर फ्री ऑफ इट। तो यहाँ पर इंटरलोक्यूटर मतलब सीधी सी बात है, उसी रिक्शा वाले के बारे में बात कर रहे होंगे, तो उसका ये तर्क था कि भाई ये सिटी में फैला है, गाँव में फैला नहीं है। ठीक है। व्हाट्सएप अपेरेंटली Despite being on WhatsApp, he had not heard about the surge currently being witnessed across the rural part of northern India। लेकिन हो सकता है वो उसने ये सुना ना हो कि रूरल पार्ट ऑफ इंडिया में भी ये बहुत से केस फैल रहे हैं। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंगली पार्ट ऑफ हिज कन्वर्जेसन हैड टू डू विथ मास्क। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट ये था जो कन्वर्जेसन हुआ मास्क के रिगार्डिंग उस ऑटो रिक्शा वाले से, राइटर का। If the mask, a bit like boiling water, prevent an invincible microbe from entering the human body, it is matter of faith for someone who has no idea of the world of invincible pathogens। तो यहाँ पर जैसे बॉइलिंग वाटर को लोग बॉइलिंग वाटर के जो माइक्रोब ख़त्म हो जाते हैं उनको लोग ने अपनी आंखों से नहीं देखा था तो उस पर विश्वास नहीं करते थे। बिल्कुल उसी तरह का सिचुएशन मास्क के केस में है कि जिन लोगों ने उन माइक्रोब या पैथोजेंस को नहीं जाना या नहीं देखा या जिनके बारे में नहीं पढ़ा, तो वो इस बात पर विश्वास ही नहीं करते कि मास्क लगाने या ना लगाने का क्या अर्थ है, क्या नहीं है।
वो सिर्फ लगा रहे हैं क्योंकि बिलीफ सिस्टम है, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि आखिरकार इससे क्या प्रभाव होता है, क्या प्रभाव नहीं होता है। द मास्क एंड द सिटीजन, वी मे वंडर वाई सेवरल वेस्टर्न कंट्री वेयर एजुकेशन इज सपोजली बेटर ऑल्सो फेल टू कन्विंस देयर सिटीजन टू बियर मास्क। यहाँ पर लेकिन एक और चीज़ आश्चर्यजनक चीज़ है कि जहाँ वेस्टर्न कंट्री, पश्चिमी देशों में जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी वो कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं अपने सिटीजन्स को या जनता को कि वो मास्क पहने। दिस आर्गूमेंट इज़ बेस्ड ऑन द पॉजिटिव स्टीरियोटाइप ऑफ वेस्ट। और यहाँ पर जो आर्गूमेंट है वो एक पॉजिटिव स्टीरियोटाइप पर बेस्ड है, ठीक है। लुकिंग मोर क्लोजली टू डिफरेंट कंट्रीज दैट comprises the West, one notice sharply differentiated level of quality of their school science। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वेस्ट की जो क्वालिटी ऑफ मतलब स्कूल में जो साइंस पढ़ाई जाती है वो डिफ्रेंशिएट कर देती है शार्पली कि किस लेवल की साइंस की पढ़ाई वहाँ पर हो रही है। ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी सम ऑफ द रिचेस्ट कंट्री हैव अलाउड साइंस और स्कूल टू डिक्लाइन। तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी अच्छी अच्छी कंट्री हैं जहाँ पर साइंस स्कूल एकदम से क्या हो रही हैं, डिक्लाइन हो रही हैं। इंडियाज एजुकेशन सिस्टम विच वॉज ऑलरेडी इम्प्रोवाइज्ड सफर्ड सेवियर कटबैक अंडर द रिपीटेड वेव ऑफ लोपसाइडेड इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो यहाँ पर इंडिया में जो कि एजुकेशन सिस्टम इम्प्रोवाइज्ड हो रहा है, लेकिन वहाँ पर भी एकदम से कटबैक देखने को मिल रहा है जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म है उसके तहत। न्यू नॉर्म ऑफ पब्लिक फाइनेंसिंग हैव अंडरमाइन साइंस टीचिंग। नए नॉर्म जो हैं पब्लिक फाइनेंस के, उन्होंने क्या है साइंस टीचिंग को क्या अंडरमाइन किया है या दरकिनार किया है। रोविंग ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ द इंटेलेक्चुअल रिसोर्स दे माइट हैव एक्वायर्ड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। और यहाँ पर जो हमें चाइल्डहुड में साइंस के जो कंपोनेंट या साइंस की जो चीज़ें स्कूल में मिलती थी उस चीज़ को क्या किया है, रोविंग या चुरा लिया है या उसको कट कर दिया है। बट साइंस टीचिंग अलोन कैन नॉट क्रिएट मिरेकल। लेकिन सिर्फ और सिर्फ साइंस टीचिंग मिरेकल नहीं कर सकती, कोई जादू नहीं कर सकती। फॉर साइंस टू मीन एनीथिंग अ रैशनल सोशल एनवायरनमेंट इज़ नीडेड। और यहाँ पर साइंस के लिए साइंस को समझने के लिए सबसे पहले एक रैशनल सोशल एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। मोर ओवर फॉर साइंस टू एक्वायर मीनिंग ड्यूरिंग स्कूल लाइफ it is important that children grow up in ethos where the distance and debate are encouraged। तो यहाँ पर जब बच्चे पैदा होते हैं साइंस से जुड़ते हैं तो वहाँ पर इस चीज़ को एनकरेज किया जाना चाहिए कि उनकी जो असहमति है साइंस को लेकर और उनकी जो डिबेट करवाई जानी चाहिए। तो उससे क्या होता है, असहमति से क्वेश्चन जनरेट होता है और फिर उसके हमें आंसर मिलते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट द बेनिफिट ऑफ साइंस एंड इट्स टीचिंग डू नॉट accrue when the democratic order and institution on which is based are not in good health। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, चाहे बेनिफिट हों जो साइंस के और जो टीचिंग है साइंस की वो एकदम से वृद्धि नहीं होगी जब तक कि जो इंस्टीट्यूशन है हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेटिक ऑर्डर में और जो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन और हेल्थ है वो हेल्थ नहीं मतलब गुड हेल्थ में नहीं होंगे या अच्छी स्थिति में नहीं होंगे, तब तक साइंस का पढ़ाया जाना और उस चीज़ से हमें जो बेनिफिट मिलना ये दोनों प्रॉपर वे में नहीं चलेंगे। सो दिस इज़ द टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे।